अभी तक बेटे हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट मिनरल्स या प्लांट फूड या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आज का टॉपिक हमारा दैट कंप्राइजेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, मतलब ह्यूमन जो हैं उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब बेटे कोई भी एनिमल या ह्यूमन जो है इनकी ज़रा रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये कम्प्लेक्स हैं बनिस्बत बाकी पौधों के। अब किस तरह से अगर हम देखें तो एनिमल्स जो हैं दे रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स, दे रिक्वायर प्रोटीन्स, दे रिक्वायर लिपिड्स, they require minerals and they require vitamins. अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और विटामिन्स, अब ये इनके लिए न्यूट्रिएंट्स के तौर पर काम करते हैं। अब ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम हासिल तो करते हैं और चीज़ों से, मतलब हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अब ये हमें चाहिए क्यों होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, हमने ये तीन बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेटे दे आर यूज्ड एज बेसिक एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी सोर्स के तौर पर हमें चाहिए होते हैं। अब हमारे जिस्म की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हाफ आप कह सकते हो, फ्रॉम हाफ टू 2/3 हिस्सा जो है एनर्जी का हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। हम कोई भी शय जो खाते हैं वो जिस भी हालत में कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो उसने टूट के तब्दील होना होता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो हम पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल में देखा कि ये रेस्पिरेशन से गुजरता है और हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये एनर्जी हमें कितनी देता है, 1 ग्राम जो है वो हमें 4 किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब यही वो एनर्जी है बेटे जो हमने देखा था रेस्पिरेशन में एटीपी की सूरत में बन रही थी हमारे पास। अब यही वो एनर्जी है जो हम अपनी भागदौड़, बोलना चलना, हमारे जिस्म की अपनी मूवमेंट्स, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो हमारी सेंसेशंस हैं, जो हमारी रिप्रोडक्शन है, उस सब में ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। अब इनके अगर हम सोर्सेज देखें तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हासिल कहाँ से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमें हासिल होते हैं, जो मेजर हमारा सोर्स है दैट इज़ ब्रेड, रोटी, आटा, उससे हम हासिल कर रहे हैं। हमारी सवैयाँ, हमारे ब्रेन्स, भूसा, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। चावल, राइस, इनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। मिल्क, इससे जो है वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की सूरत में ही नहीं, कुछ डाइसेक्राइड्स भी होते हैं जैसे माल्टोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी। लैक्टोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की ही किस्म है, इस सूरत में भी हम हासिल करते हैं। स्टार्च, अब स्टार्च जो है वो आपके ब्रेड के अंदर भी मौजूद है, राइस के अंदर भी मौजूद है और पोटैटोज जो हैं उनके अंदर जो है उनमें भी मौजूद है। निशास्ता जिसे हम कहते हैं उर्दू में, इन सूरतों में भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। सेकेंड वन इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं बेटे दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है उसके तौर पर मौजूद होता है।
अब आप अगर डीपली देखें तो हमारा हर सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल। अब सेल मेम्ब्रेन का जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि इट कंप्राइजेज ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन इट। लिपिड की दोहरी तय, उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मतलब उनको बनाने में बहुत सारी हमारी ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको बनाने में ये इस्तेमाल होते। इसके अलावा अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम देखें, हमारे जितने मसल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हमारे जितने भी टेंडन्स हैं दे आर प्रोटीन्स, हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी लिगामेंट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। अब ये टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए जो रेशा इस्तेमाल होता है वो इनमें शामिल हैं टेंडन्स। हमारे मसल को हड्डी के साथ जोड़ने के लिए जो रेशा इस्तेमाल होता है उनको हम लिगामेंट्स का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं बेटे वो क्या है? प्रोटीन्स हैं। अब ये इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होने के साथ साथ ये एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं इसी तरह ये एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और इनका भी 1 ग्राम जो है वो हमें 4 किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, हम कहाँ से हम हासिल करते हैं? जितने भी आपके मीट्स हैं उन सब के अंदर ये मौजूद है। आप ब्रायलर खा रहे हो, गोश्त पर मुश्तमिल है, मसल्स पर मुश्तमिल है। आप मटन खा रहे हो, वो भी, आप बीफ खा रहे हो, आप फिश इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। आप अंडा, एग्स वो इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी मौजूद है। आपका मिल्क, उसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। आपकी चीज़ जो है उसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। आपके ये जो दालें होती हैं, चना हो गया, दालें होगी, इनके अंदर भी आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अब बेटे ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी, एनर्जी का सोर्स भी। अब एनर्जी का सोर्स मैंने इसको क्यों कहा? आप देखें कोई भी बंदा जब अंधाधुंध खा पी रहा होता है उसका मसल मास भी बढ़ रहा है, उसमें फैट्स भी बढ़ रही हैं। अब जब वो डाइटिंग पे आता है, अब डाइटिंग पे आता है तो वो पहले से पतला या स्लिम हो जाता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सबसे पहले उसके जिस्म में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बर्न होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी देते हैं। फिर उसके बाद जो स्टोर्ड आपके फैट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सबसे आखिर में आपकी प्रोटीन जो हैं ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ये भी एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये एनर्जी देती हैं और उसके नतीजतन जो डाइटिंग कर रहा बंदा होता है वो आपको दुबला पतला पहले की निस्बत या वज़न में उसके आपको कमी नज़र आती है, लेकिन ये आखिर में जाके आपको एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, इनको बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर अमाइनो एसिड्स, मतलब ये अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर इन डिटेल हम देखें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है और आपकी 10th में इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। लेना ज़रूरी हैं, उनको हम कहते हैं कि वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जो हमारा जिस्म खुद तैयार कर सकता है उनको हम कहते हैं कि ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, ये खुराक के ज़रिए लेना ज़रूरी नहीं होते। अब आगे बात लिपिड्स की। लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेटे मुश्तमिल होते हैं फैटी एसिड्स पर एंड ग्लिसरॉल पर। किन पर मुश्तमिल होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पर। ये दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ये लिपिड्स जो हैं उनको जन्म देते हैं। अब ये इस बेस पर फैटी एसिड्स जो हैं
अगर तो इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये सैचुरेटेड लिपिड्स हैं। तो फिर ये कौन से हैं कि अगर फैटी एसिड बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं C15H31, ये तकरीबन 15 कार्बन पर मुश्तमिल एक पामटिक एसिड फैटी एसिड है COOH। अब इसका मतलब है कार्बन इसमें लंबी चेन बनाएंगे, और जब कार्बन एक लंबी चेन बनाएंगे तो इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो तब ये लिपिड जो होगा ये सैचुरेटेड कहलाएगा। जबकि अगर फैटी एसिड के दरमियान, फैटी एसिड के कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए तो तब हम इसको कहते हैं कि ये लिपिड जो है ये अनसैचुरेटेड है। तब ये लिपिड बेटे कैसा होगा? अनसैचुरेटेड लिपिड होगा। रिपीट कर दूं, लिपिड्स मुश्तमिल हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स पर। मतलब ये आपका एक ग्लिसरॉल होगा, इसके साथ 3 फैटी एसिड जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन कार्बन जो हैं एक दूसरे के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको हम कहेंगे ये सैचुरेटेड लिपिड्स हैं। अगर फैटी एसिड में मौजूद कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो उनको हम कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब बेटे ये जो आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं या लिपिड्स हैं ये ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। किस हालत में पाए जाते हैं? किस टेम्परेचर पर? एट रूम टेम्परेचर पर। अच्छा जी, अगर आपके ये जो फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स या अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स बेटे, घी, ये जो बनास्पति घी होता है इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये 25 डिग्री रूम टेम्परेचर हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, 25 डिग्री पर ये सॉलिड हालत में पाया जाता है। आपके ऑयल्स, ये कुकिंग ऑयल्स आप कह लो, मस्टर्ड ऑयल आप कह लो, ऑलिव ऑयल आप कह लो, अब ये रूम टेम्परेचर पर किस हालत में पाए जाते हैं? लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इनमें एक स्पेशल टाइप है बटर। अब ताज़ा मक्खन देखा है, वो ना लिक्विड की तरफ होता है ना वो आपका सॉलिड की तरफ होता है, ऐसे ही है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि सर इसमें आपके जो तकरीबन 70% फैट्स मौजूद है वो आपकी अनसैचुरेटेड है, और जो 30% इसके अंदर फैट्स मौजूद हैं वो सैचुरेटेड है। मतलब वो लिपिड उतना सख्त होता चला जाएगा, उतना सॉलिड होता चला जाएगा जितने उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा पाए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे अब ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका क्या रोल है? सर ह्यूमन बॉडी के अंदर आप मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन किसके तौर पर मौजूद है? मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मसल फाइबर को आपस में जोड़ने के लिए, मतलब जितने भी मसल्स हैं उनके दरमियान में आपको चर्बी सी नजर आती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए ये माइलिन शीथ के तौर पर
हमारे न्यूरॉन जो हैं उनके ऊपर एक तय की सूरत में मौजूद होते हैं जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। हमारी स्किन के नीचे ये एडिपोज टिश्यूज के तौर पर मौजूद हैं, चर्बी के तौर पर, चर्बी की एक तय बनाते हैं। अब वो चर्बी की एक तय किस लिए काम आती है? ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर के टेम्परेचर को हमारे जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर पर असरअंदाज नहीं होने देती। मतलब ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। अब बेटे अगर इनके हम सोर्सेज देखें, लिपिड्स कहाँ से हासिल करते हैं, हम कहाँ से हासिल करते हैं? आम सी बात है, दूध जो है वो इसका एक सोर्स है, आपकी अंडे की जर्दी जो है वो इसका एक सोर्स है, अंडे वो इनका एक सोर्स है। आपकी सब्जियां जिनमें आप कह लो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, आपकी फिश जो है वो इसका सोर्स है। इसके अलावा बाकी जानवरों के गोश्त जो हैं उनके अंदर भी फैट्स मौजूद होती हैं, मीट जो है वो इसका सोर्स है। मुश्किल तो नहीं है बातें? अच्छा जी, अब ये जो आपके लिपिड्स हैं इनका 1 ग्राम जो है वो हमें 9 किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। 9 किलो जूल पर ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड अस एनर्जी। अब ये 3 जो हैं बेटे हमारे न्यूट्रिएंट्स वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जिस्म को नॉर्मल काम करने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जिनको हम मिनरल्स का भी नाम देते हैं। मिनरल्स आप कह लो उनमें से एक है। ये हमें एनर्जी नहीं देते, ये दोनों कंपोनेंट, ना मिनरल्स ना विटामिन्स, ये दोनों हमको एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे हमारा बॉडी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर सकेगा। अब मिनरल जो हैं बेटे ये बेसिकली किसी दूसरे जानदार या किसी दूसरी शय से हासिल नहीं किए जाते। ये हासिल कहाँ से किए जाते हैं? इनका सोर्स मतलब क्या है? ये रॉक्स, मिनरल्स, आप नमकियात जो निकालते हो, अब वहां से ये हासिल किए जाने वाले कंपोनेंट है। ये NaCl जो टेबल साल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से हासिल किया जा रहा है? चट्टानों से हासिल किया जा रहा है। अब ये वाले जो कंपोनेंट हैं, मिनरल्स जो हैं, ये आपके हो सकते हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, आयरन, जिंक। अब ये वाले जो आपके चीदा मिनरल्स जो हैं ये सारे एक जैसे नहीं हमें चाहिए, इन सब की एक जैसी मिकदार नहीं हमें चाहिए। कुछ जो हैं वो हमें चाहिए मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। तो इन मिनरल्स को हम नाम देते हैं मेजर मिनरल्स। इन मिनरल्स को हम बेटे क्या नाम देंगे? मेजर मिनरल्स। कि ये हमें 100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा चाहिए। जो इस रेशो से हमें कम चाहिए, मतलब दोज आर रिक्वायर्ड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, तो इन मिनरल्स को हम नाम देते हैं ट्रेस मिनरल्स का। किनका नाम देंगे बेटे? ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो नाम देंगे। अब इन मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स की डिटेल्स जैन बताएगा कल इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये चीदा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब बेटे अगर हम सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, ये नर्व ट्रांसमिशन जो है उसमें रोल प्ले करती हैं। किस में रोल प्ले कर रहे हैं? नर्व ट्रांसमिशन में। जो पैगामात, एहसासात हमारे जिस्म में
एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होते हैं, उसको हम कहते हैं दीज आर नर्व्स। अब इन नर्व्स की ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। आपके कैल्शियम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ, हड्डियों की मजबूती भी और हड्डियों की बढ़ोतरी भी। आपकी टीथ, इनकी मजबूती जो है वो भी इन पे डिपेंड करती है। आपके अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके मसल्स के अंदर बिला वजह नर्व इंपल्सेस जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से बीमारी बनती है जिसको हम नाम देते हैं टेटनी। अब आयरन एक हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड मिनरल है। आयरन जो है ये हमारे जिस्म में नॉर्मली ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मसल्स तक। ये हमारी हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये हमारे मसल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल का हिस्सा है जिसको हम मायोग्लोबिन का नाम देते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेता है, मसल सेल के अंदर उनकी ट्रांसपोर्ट करता है, तो उनका ये ज़रूरी कंपोनेंट के तौर पर मौजूद है। आयरन जो है अगर कम होगा, जो मेल या फीमेल आयरन की जिनमें कमी होगी उनको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मतलब आयरन की कमी की वजह से जिस्म में खून की कमी का होना, दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब बेटे इनके सोर्सेज जैसे हम पहले कह चुके, हम अगर किसी दूसरे जानदार का गोश्त खाते हैं तो उनसे भी हमें हासिल होते हैं, या जो मेजर सोर्सेज जो इनके होते हैं हम ऐड करके जो मिनरल्स खा रहे होते हैं वो इसका बेसिक सोर्स है। और वो एडिड जो हमारे पास मिनरल है जो हमने बनाया है वो कहाँ से आया हमारे पास? वो बेसिकली हमने चट्टानों से या रॉक से जो है वो हमने हासिल की है। अच्छा जी, अब बेटे ये जो आपके कैल्शियम और आयरन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब इनके सोर्सेज कैल्शियम वगैरह हम कहाँ से हासिल करते हैं? कैल्शियम वगैरह जो है आम तौर पर हम हासिल करते हैं दूसरे फलों से, दूसरी सब्जियों से, दूसरे आपके ये जो दूध है मेजर सोर्स है। आयरन जो है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? आयरन बेसिकली अदर एनिमल मीट जो है इस्तेमाल किया जाता, आयरन उससे हासिल किया जाता है। दूध तकरीबन हर एक में शामिल है, इसीलिए दूध को मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर कहा जाता है। दूध से जो है उससे भी हम आयरन जो है वो भी हासिल करते हैं। आपकी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सैलड कहते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करो, उसकी वजह ये है कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में आयरन ज़्यादा मौजूद होता है। तो ये पालक वगैरह, ये साग वगैरह, इनमें आयरन जो है, सैलड के पत्ते हो गए, इनके अंदर आयरन जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है। कैल्शियम पहले भी हम देख चुके, किन से हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं? दूध में कैल्शियम की मिकदार ठीक मौजूद होती है। आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी हैं, दही हो गया, पनीर हो गई, चीज़ हो गई, इनसे जो है वो आप कैल्शियम सही मिकदार में हासिल कर सकते हैं। आपकी अंडे की जर्दी, उसमें भी कैल्शियम जो है वो खातिर खा मिकदार में मौजूद होता है, जो कि ग्रोइंग एज के लिए ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में एक अंडा जो है वो हर एक की खुराक में शामिल होना चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसका हम खुद बनाते हैं जब हम उसको बहुत ज़्यादा घी में, ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, तब वो नुकसानदेह। अगर हाफ फ्राइड और थोड़े लिमिटेड ऑयल के अंदर आप फ्राई करके खा रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप बॉयल करके खा रहे हो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है आपके लिए, वो आपकी इन मिनरल डेफिशिएंसीज को, आपकी जो बाकी मिनरल ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं।